चालक महोदय जी, साथियों, आज धरती के आबा जननायक क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का 125वां शहादत दिन हम लोग वर्चुअल अभिवादन सभा लेकर हम लोग उनको अभिवादन कर रहे हैं। साथियों, भारतीय कर्मचारी संघ एवं भारतीय स्वाभिमानी संघ एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति के द्वारा आज हम लोग क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का स्मृति दिन, शहादत दिन हम लोग मना रहे हैं और ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है और पूरे देश भर के लोग अपने अपने जिला में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से कर रहे हैं ताकि सही जानकारी जो है हमारे लोगों तक पहुंचे। साथियों, आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है मान्यवर एचएन रेखवाल साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय स्वाभिमानी संघ नई दिल्ली से। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक है माननीय बीएस रावटे साहब, जो कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ से और हमारे पुराने साथी भी रहे हैं। मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर माननीय डीआर ओल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कर्मचारी संघ नई दिल्ली, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता। साथियों, आज के इस अभिवादन सभा का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे चर्चा में रखा गया है। पहला विषय है कि धरती के आबा जननायक क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता, एक चिंतन, अथवा आदिवासी समाज की वर्तमान परिस्थिति और उसका समाधान, एक गंभीर चिंतन। ये दो विषय के ऊपर साथियों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और खास करके आज के कार्यक्रम के जो मुख्य मार्गदर्शक है माननीय डीआर ओल साहब ने जो बातें रखी, जो उन्होंने गाइडलाइन किया, जो बातें बताई कि किसके ऊपर हम लोगों को कार्य करना चाहिए, तब जाकर हम लोग सही मायने में बिरसा मुंडा को शहादत हम लोग दे सकते हैं, उनके अधूरे कार्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो उस बात को लेकर कुछ बातें आप लोगों के सामने साथियों रखना चाहता हूं। साथियों, बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन है वो किस मकसद के लिए था, किस उद्देश्य के लिए था, किस पर्पज के लिए था, ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कि आखिरकार 25 साल का जो नौजवान है एक उद्देश्य निर्धारित करता है और उस उद्देश्य के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है, अपनी जवानी लगाता है। जो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और 1892 में ही बिरसा मुंडा जी सार्वजनिक जीवन में आए और 1894 में ही उन्होंने उलान नाम का संगठन बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस व्यवस्था से
हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बिरसा मुंडा जी जानते थे कि जिस व्यवस्था से हमको लड़ाई लड़ना है वो व्यवस्था मजबूत है। अगर मैं अकेले लड़ाई लड़ूं तो ये संभव नहीं है। इसीलिए संगठित शक्ति के द्वारा ये लड़ाई लड़नी होगी। और उन्होंने 1894 में उलगुलान नाम का संगठन खड़ा किया, मतलब 2 साल में। 1892 में सार्वजनिक जीवन में आए और 1894 में जब उलगुलान नाम का संगठन उन्होंने खड़ा किया, तब उनका जो आंदोलन था वो उग्र आंदोलन था, वाइल्ड आंदोलन था और उग्र रूप धारण किया था। और उस 2 साल में बहुत बड़ा नुकसान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी को भी उठाना पड़ा। इस पर जब चिंतन, इस पर जब मनन क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी ने किया कि हथियारबंद आंदोलन चलाने से समस्या का समाधान नहीं है, हथियार हाथ में लेने से समस्या का समाधान नहीं है, तो हम लोगों को वैचारिक आंदोलन शुरू करना होगा। और फिर 1895 से उन्होंने वैचारिक क्रांति को शुरुआत की, वैचारिक आंदोलन को शुरुआत हुई। और जब वैचारिक क्रांति को उन्होंने जब शुरुआत किया, वैचारिक आंदोलन को जब उन्होंने शुरुआत किया, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, प्री प्राइमरी एजुकेशन पढ़े लिखे थे, कोई 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई डॉक्टर की डिग्री उनके पास नहीं थी। लेकिन जो एजुकेशन उन्होंने पढ़ा हुआ था वो तर्कसंगत एजुकेशन था। और उस आधार पर उन्होंने जब बहुत बड़ा 2 साल में 1892 से लेकर 1894 तक जब बहुत बड़ा नुकसान आंदोलन को हुआ, बहुत बड़ी क्षति हुई, तब जाकर उन्होंने जब वैचारिक क्रांति शुरू की, वह विचारधारा पर आंदोलन शुरू किया, शांतपूर्ण तरीके से जब आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने एक नारा दिया जो आलामे सर ने आपको बताया कि हमारी जमीन धूल की तरह अंधी में उड़ गई है, हमारा आत्मविश्वास आत्मसम्मान के साथ खो गया है। अगर इसे हम पुनर्जागृत नहीं करेंगे तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत कैसे बचा पाएंगे। साथियों, जितने भी इस देश में 12वीं शताब्दी से जितने भी आंदोलन आदिवासियों के हुए, इस सिस्टम के साथ में, इस व्यवस्था के साथ में, पहला तो टकराव हमारा आदिम काल में जो टकराव हमारा हुआ, क्योंकि गण व्यवस्था का जो निर्माण है वो गण व्यवस्था का निर्माण ही आदिवासियों ने किया। उस गण व्यवस्था को खत्म करके जब आर्यों ने, मतलब वर्तमान के ब्राह्मणों ने जब वर्ण व्यवस्था निर्माण की, तो उस वर्ण व्यवस्था के पिछवाड़े पर पहले किसी ने लात मारी तो वो आदिवासियों ने मारी। और जिन्होंने इस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार किया और इस व्यवस्था से जो दूर चले गए, जंगलों के आसपास अपना बसेरा उन्होंने बनाया, कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व और पहचान को उन्होंने बरकरार रखा, बचा कर रखा, उन आदिवासियों को जिन जिन स्टेट ने, मतलब जिन जिन व्यवस्था ने जल जंगल जमीन और उनकी कला सभ्यता संस्कृति और अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में आदिवासियों ने आंदोलन किया। साथियों, हमें बताया जाता है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन था। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो धीकू लोगों के विरोध में था। और उस वक्त के धीकू लोग जो थे, धीकू ये मुंडारी शब्द है,
इसको हिंदी में सावकार कहा जाता है। और उस वक्त के जो धिकु लोग थे वो त्रैवर्णीय थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। धिकु लोगों के विरोध में क्यों था? क्योंकि जमीन जो थी आदिवासियों के पास में थी। ये धिकु लोग जो थे ये मूल के भारत के नहीं है, ये विदेश से आए हुए लोग हैं। तो जब विदेश से आए हुए लोग हैं तो इनके पास जमीन कहां से रहेगी? तो जो आदिवासी थे उनकी जमीन वो लोग छीनते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। इसीलिए धिकु लोगों के विरोध में वो आंदोलन था। लेकिन इतिहास में लिखा गया कि अंग्रेजों के विरोध में बिरसा मुंडा का आंदोलन था। चाहे रानी दुर्गावती मरावी हो, चाहे तंट्या मामा हो, जितने भी हमारे आदिवासी महापुरुष हैं, आदिवासी महापुरुषों का आंदोलन ही धिकु के विरोध में है। साथियों, वर्ण व्यवस्था में हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, इस वजह से हम लोगों को शिक्षा नहीं थी, शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो हम लोगों को जब शिक्षा से वंचित रखा गया था तो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब अंग्रेज जो है उनकी बोली भाषा अंग्रेजी थी। बिरसा मुंडा जिस समाज से थे, जिस टोटम से थे, उनकी बोली भाषा मुंडारी थी। अंग्रेजों को मुंडारी नहीं आ रही है और मुंडा लोगों को अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन कैसे हुआ? रानी दुर्गावती मरावी का अगर इतिहास देखा जाए तो उनकी बोली भाषा गोंडी थी, अंग्रेजों की बोली भाषा अंग्रेजी है। तो इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है, उनको गोंडी समझ में नहीं आ रहा है, तो अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन हुआ कैसे? तो साथियों, अंग्रेजों के साथ में जो वार्तालाप करने वाली जो मशीनरी थी वो मशीनरी आर्य ब्राह्मण मशीनरी थी। और वो गलत जानकारी जो है वो अंग्रेजों को देते थे। क्यों? क्योंकि धिकु लोगों को जमीन पर कब्जा करना था, जंगल पर कब्जा करना था, जल पर कब्जा करना था। इस वजह से वो लोग गलत जानकारी जो है अंग्रेजों को प्रोवाइड करते थे। और जो धिकु लोगों के विरोध में जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन था वो आंदोलन ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के तरफ डाइवर्ट किया गया, अंग्रेजों की तरफ डाइवर्ट किया गया। जो बात आप लोगों को बताई जा रही, एक उदाहरण इसको समझने के लिए उदाहरण देना चाहता हूं कि साथियों, इस देश में शेड्यूल कास्ट 15% है, इस देश में शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, इस देश में ओबीसी इंक्लूड विजेंटी डीएनटी एमबीसी एसबीसी 52% है। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान, ये 10.5% है। ऐसे हम टोटल 85% लोग हैं। लेकिन हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन है वो 100% अभी तक फुलफिल नहीं है, तथाकथित आजादी के 78 ईयर्स बाद भी, 78 साल बाद भी। मतलब शेड्यूल कास्ट 15% है, रिजर्वेशन 11% मिला है। शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, रिजर्वेशन 4.5% मिला है। वो लगा दीजिए, बाहर से लगा दीजिए। ओबीसी इस देश में 52% है। लेकिन साथियों, जो रिजर्वेशन उनको मिला है वो 27% रिजर्वेशन मिला है, उसमें भी क्रीमी लेयर लागू किया और 5% रिजर्वेशन उनका फुलफिल हुआ अभी तक 78 साल में। जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान 10.5% है, शासन प्रशासन में वो 1.5 से 2% है। मतलब हमारा रिजर्वेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ और 3.5% ब्राह्मणों का रिजर्वेशन जो है वो 79% है।
तो एससी का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, आदिवासी का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, तो 3.5% ब्राह्मणों का 79% शासन प्रशासन पर कब्जा है। अब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, अगर जातीय आधारित गिनती होती है तो आंकड़े बाहर आएंगे। आंकड़े अगर बाहर आएंगे तो इनको पता चलेगा कि हमारा रिजर्वेशन कौन खाया है, किसने खाया है, किसने चुराया है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को पता चलेगा कि ये ब्राह्मणों ने हमारा रिजर्वेशन चुराया है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध में हो सकता है, वो ब्राह्मणों के विरोध में ना हो। इसीलिए इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए वो साथियों हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते, मुसलमान को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, आतंकवाद का मामला लाते हैं, लव जिहाद का मामला लाते हैं, गोवंश हत्या का मामला लाते, गो हत्या का मामला लाते हैं। ये उदाहरण आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रकार से जो दुश्मन है वो आंदोलन को डाइवर्ट करता है। उसी प्रकार से बिरसा मुंडा जी के कार्यकाल में भी ये आंदोलन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के विरोध में डाइवर्ट किया, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। ब्राह्मण पढ़े लिखे थे, वो अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजी में टॉकिंग करते थे, बात करते थे। इस वजह से वो आंदोलन जो है अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हुआ। साथियों 1895 में जैसे ही वैचारिक क्रांति बिरसा मुंडा की शुरू हुई, अनीता आर्य मैडम ने आपको बताया, बहुत खास बात बताई कि जब उनको इंजेक्शन देने का जब मामला था अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, वो रो रहा था, तो बिरसा मुंडा जी ने उनको कहा, कम पढ़े लिखे थे लेकिन जागरूक थे, उनको कहा कि मेरा पूरा शरीर ढक लेना लेकिन मेरे पैर खुले रखना। वे इसलिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो समाज को मैसेज देना चाहते थे, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरे समाज को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि और हम लोगों को चलना है, और हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। ये आंदोलन यहीं पे समाप्त हुआ नहीं है। जैसे तथागत बुद्धा ने कहा चरत भिक्खवे चारिकम, चलना होगा, चारिका करनी होगी, वैसे ही बिरसा मुंडा ने उस अंग्रेज अधिकारी को विनती की और विनती करके कहा कि मेरा पूरा शरीर ढक लेना लेकिन मेरे पैर खुले रखना, ताकि मेरे समाज को ये मैसेज जाए कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई और जारी हम लोगों को रखनी होगी। और जो वैचारिक क्रांति बिरसा मुंडा की 1895 में जब क्रांति शुरू हुई, तो सिर्फ मुंडा टोटम के ही लोग उस आंदोलन में जुड़े हुए नहीं थे, सरदार जुड़े हुए थे, अलग अलग समूह के लोग जुड़े हुए थे, शेड्यूल कास्ट के भी लोग थे, डोम समूह के भी लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारी जातियां जुड़ी हुई थी उस आंदोलन में। और ये आंदोलन सिर्फ छोटा नागपुर जो एरिया है झारखंड का, वहां तक ही सीमित नहीं रहा, तो ये बिहार तक, क्योंकि उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही था, तो बड़े पैमाने पर यह आंदोलन फैल गया था। जो आदिवासी समुदाय के जो अलग अलग टोटम है उनमें वो आंदोलन फैल गया था, आंदोलन पहुंच गया था, और हजारों की संख्या में लोग जो है इस आंदोलन में उतरे थे। जितने भी आदिवासियों में महापुरुष हुए, वो महापुरुषों का आंदोलन 3 चीजों के लिए था। नंबर 1, जिन्होंने कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व पहचान को खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में आंदोलन था। दूसरा, जिन्होंने जल जंगल जमीन को खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में आंदोलन था। तीसरा, जो बहु बेटियों की हमारी इज्जत लूट रहे थे, उनके विरोध में यह आंदोलन था। यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए, इसका मतलब जो है कि बिरसा मुंडा कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व पहचान बरकरार रखना चाहता था, जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना चाहता था,
अपनी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना चाहता था। इसका मतलब ये आज मकसद बिरसा मुंडा का था, ये जो उद्देश्य बिरसा मुंडा का था, क्या तथाकथित आजादी के 78 साल में ये पूरा हुआ? नहीं हुआ। आज जल जंगल जमीन लूटी जा रही है। कैसे? जल परियोजना के नाम पर, वन अधिनियम के नाम पर, गेंडा परियोजना के नाम पर, बाघ परियोजना के नाम पर, धरण प्रकल्प के नाम पर लूटी जा रही है। संविधान में अधिकार है, लेकिन संविधान को बगैर हाथ लगाए अधिकार जो है वो खत्म किए जा रहे हैं। तो ये जो जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने का जो मामला था, जिसके लिए बिरसा मुंडा ने 25वीं साल में अपनी जान गंवा दी, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा का महापरिनिर्वाण हुआ। जो बात आप लोगों को बताई जा रही, अगर 25 साल में बिरसा मुंडा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, अगर वो और 25 साल बचते तो ये कितना बड़ा आंदोलन हो जाता। ये बात भिखू लोग जानते थे, ये बात जो ब्राह्मण लोग जानते थे, ये बात साहूकार लोग जानते थे, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक उनको पकड़ा गया। तो जिसके लिए बिरसा मुंडा ने जिंदगी लगाई, जल जंगल जमीन के लिए, क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। महाराष्ट्र का उदाहरण लो। महाराष्ट्र में अमरावती जिला में जो आदिवासी लोग हैं, महाराष्ट्र में 5वीं अनुसूची 1985 से घोषित है। लागू तो 26 जनवरी 1950 से ही है, लेकिन घोषित 1885 से है, और 11 जिले अनुसूची 5 में है, महाराष्ट्र के उदाहरण पकड़े तो। और अमरावती जिला महाराष्ट्र में जो है वो अनुसूची 5 में है, शेड्यूल एरिया में है। वहां के आदिवासियों को अकोला जिला में शिफ्ट किया, नॉन शेड्यूल एरिया में। मध्य प्रदेश में दिंडोरी जिला है, उस एरिया में उधर बरगी डैम बनाया गया। बहुत सारे गांव के गांव वो डैम में चले गए। जो शेड्यूल एरिया था खाली हो गया। अब ये बैतूल जिला अनुसूची 5 में है मध्य प्रदेश का। तो बैतूल जिला में अभी जल परियोजना नाम की एक योजना आ रही है। उस योजना के अंतर्गत 1250 एकड़ जमीन जा रही है, 8 पंचायत चले जा रहे हैं। और वो जल परियोजना किस अंतर्गत अमल में ला रहे हैं? तो भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत अमल में ला रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण 2013 में कांग्रेस ने कानून लाया, और 2014 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने वो कानून अमल में लाया। भूमि अधिग्रहण मतलब आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सरकार भूमि को अधिग्रहण कर सकती है और पूंजीपतियों को दे सकती है। तो 8 पंचायत जा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, आप कितना भी विरोध करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये खाली करना होगा। मतलब तथाकथित आजादी के 78 साल बाद भी हम लोग जल जंगल जमीन हम लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों ने अपनी जिंदगी गंवा दी इस जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा साथियों, जो कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व है वो खत्म हो रहा है। ये खत्म हो रहा है, कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व। कैसे खत्म हो रहा है? तो ब्राह्मणाइजेशन किया जा रहा है। हमारे समाज के ही कुछ पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब आंबेडकर की वजह से जंगलों से बंगलों में आए, उनका सबसे पहले ब्राह्मणीकरण हुआ है, उनका सॉफ्टवेयर सबसे पहले हाईजैक किया हुआ है। वो शहरों के रीति रिवाज अपने घरों में लाए हैं।
और वो रीति रिवाज जो घरों में लाए हैं वही लेकर फिर से गांव में गए हैं। कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, ये हमारी पहचान है। जो बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारे कस्टमरी लॉ है, और ये कस्टमरी लॉ ही खत्म किए जा रहे हैं। और ये कस्टमरी लॉ खत्म करने के लिए साथियों 2016 में कानून लाया, सरकार ने कानून लाया, बीजेपी ने कानून लाया, और उस कानून का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिससे हमारे कस्टमरी लॉ खत्म होगी। जब आदिवासी आदिवासी ही नहीं रहेगा तो आराम से आदिवासियों की जल जंगल जमीन के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तीसरा जो मुद्दा था बिरसा मुंडा जी का, कि अपने बहू बेटियों की इज्जत को कैसे बचा पाओगे। सर्रास प्रतिदिन हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आप मणिपुर की घटना पकड़िए, निर्वस्त्र हमारे बहू बेटियों को घुमाया गया। कितने आदिवासी हम लोग रोड पर आए। क्या तथाकथित आजादी के 78 साल में आदिवासियों में उस प्रकार से यूनाइट करने का कार्यक्रम शुरू हुआ? नहीं हुआ। कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, उनको करने नहीं दिया। भले ही प्रतिक्रिया में कहा क्या होना, लेकिन किसी भी आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो देश भर के आदिवासी यूनाइट होना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए। ये कब होगा? जब आदिवासियों में जागृति होगी, तब होगा। लेकिन 78 साल में ना कांग्रेस ने जागृति लाई, ना बीजेपी ने जागृति लाई, ना कम्युनिस्टों ने जागृति लाई, किसी ने भी, भारत के किसी भी पार्टियों ने जागृति नहीं लाई। और जो 25,000 जो संगठन आदिवासियों में कार्यरत है, वो इस व्यवस्था के पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। कुछ एनडीए में है, कुछ इंडिया में है। कुछ एनडीए में है, एनडीए गठबंधन में है, कुछ इंडिया गठबंधन में है। वो पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं हर बार कहता हूं कि दो अधिकार है। एक अधिकार है राइट्स, मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जनता को वो चीजें दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब ड्यूटी है सरकार की, और ये जनता का अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन में दो अधिकार महत्वपूर्ण है, एक है राइट्स और दूसरा है ड्यूटी। मतलब ये सरकार की ड्यूटी है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, भारत का कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, लाचार ना रहे, भारत का कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, भारत के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, किसी भी समूह के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो। ये सरकार की ड्यूटी है, ऐसा ना हो। और जनता का अधिकार है कि उसको अधिकार, शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, हेल्थ की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो बातें आपको बताई जा रही, तो साथियों, हमारी जो बहू बेटियां हैं, वो बहू बेटियों की इज्जत जो है वो सर्रास प्रतिदिन अन्य अत्याचार हो रहा है। क्या इसको हम लोग बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, इन मुद्दों से यह बात साबित होती है कि बिरसा मुंडा जी ने जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी गंवाई, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
वो मकसद साथियों अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बिरसा मुंडा का सही इतिहास लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बिरसा मुंडा जी का भी ब्राह्मणीकरण इस देश में करना शुरू कर दिया है। जैसे ओल सर ने जो बातें बताई वो सही बातें हैं कि उन्होंने वैष्णव धर्म उन्होंने स्वीकारा था। आनंद पांडे ने उनको उनके गुरु थे तो उन्होंने जनेऊ धारण किया था। अभी उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, जननायक है, धरती के आबा क्यों कहा जाता है। आज अगर भूमिहीन लोगों को, आज के वर्तमान के जो आदिवासी है, उन आदिवासियों को, भूमिहीन लोगों को अगर जमीन मिल रही है, भूमि मिल रही है, तो ये बिरसा मुंडा की देन है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है। ये बिरसा मुंडा की देन है, इसीलिए उनको धरती का आबा कहा जाता है। जिन्होंने नारा दिया कि हमारा देश तो हमारा राज होगा। हम यहां के मूल निवासी लोग हैं, आदिम काल से हम निवासी है, तो हमारा देश है तो हमारा ही राज होना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति का राज नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच थी। लेकिन क्या 78 साल में हमारा राज आया? नहीं आया। जो बातें आपको बताई जा रही है इतनी गंभीर बातें हैं साथियों। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को साथियों बताना बहुत जरूरी है इस मौके पर। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासियों के बहुत सारे महापुरुषों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बाबा साहब के सामने बहुत सारी बातें आई और बाबा साहब ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि जो समूह हजारों सालों से जंगल के आसपास निवास कर रहा है, जिनका सिविलाइजेशन से दूर दूर तक नाता नहीं है, जिनका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से दूर दूर तक नाता नहीं है, जिनका दूर संचार साधनों से दूर दूर तक नाता नहीं है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके लिए खास मौलिक अधिकार दिए। बहुत सारे अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए, फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए। बहुत सारे अधिकार है, वो सिर्फ धारा ही अगर बोलने जाए तो आधा घंटा निकल जाएगा। करीबन 63 धाराएं हैं, धारा है जो आदिवासियों के, शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के हित में है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जिस जाति और जिस कौम में पैदा हुए, उस जाति और कौम को बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार नहीं दिया, वो अधिकार बाबा साहब ने, आम्बेडकर ने आदिवासियों को दिया। धारा 244 में। अब ये अधिकार क्या है? धारा 244(1) और धारा 244(2). ये अधिकार है साथियों। धारा 244(1) में अधिकार दिया सेल्फ गवर्नेंस, स्वायत्त शासन, आदिवासियों का खुद का शासन होगा। अब खुद का शासन का मतलब क्या है? खुद का शासन का मतलब यह है कि जैसे भारत सरकार की जो गाड़ियां होती है, 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती है, उस पर लिखा होता है भारत सरकार। अगर ये 5वीं अनुसूची अगर अमल में होती, लागू तो 26 जनवरी 1950 से है, अगर अमल में होती तो साथियों शेड्यूल एरिया में जो गाड़ियां होती, उस गाड़ियों पर लिखा होता भारत सरकार स्वायत्त शासन, शेड्यूल एरिया स्वायत्त शासन। जैसे भारत सरकार, इधर स्वायत्त शासन। दूसरा, स्वायत्त शासन का अर्थ क्या है? भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की आदिवासियों को जरूरत नहीं है,
तो आदिवासी अपना राज खुद चलाएगा। भारत सरकार को 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, तो आदिवासी अपना राज खुद चलाएगा। आदिवासी खुद साधन और संसाधनों का निर्माण करेगा। जो शेड्यूल एरिया है, उस शेड्यूल एरिया में कलेक्टर 1 होगा, लेकिन सीओ 2 होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2 होंगे। एक जनरल का होगा और एक शेड्यूल एरिया का होगा। मतलब जिला परिषद में 2 टेबल होंगे। एक जनरल का होगा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब के लिए, और एक शेड्यूल एरिया का टेबल होगा जिला परिषद में, जो सिर्फ आदिवासियों के लिए होगा। मतलब सीओ 1 होगा, लेकिन कलेक्टर 1 होगा, लेकिन सीईओ 2 होंगे। जो बात आप लोगों को समझाई जा रही। और जो शेड्यूल एरिया का सीओ होगा, वो केवल मात्र आदिवासी होगा। और पूरे भारत में 86 जिले जो है अनुसूचित क्षेत्र में है। 86 जिले, मतलब 86 जिलों में जिला परिषद होती है। जिला परिषदों में 2 टेबल होंगे, शेड्यूल एरिया का 1 टेबल होगा। मतलब जो आईएएस होंगे 86 होंगे। ये मामला है स्वायत्त शासन का। स्वायत्त शासन में जैसे भारत सरकार एक सरकार है जिसको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, शेड्यूल एरिया में भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। स्कूल का निर्माण कर सकते हैं, प्रशासन का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का निर्माण कर सकते हैं, कृषि का निर्माण कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग का निर्माण कर सकते हैं। यह ऐसा प्रशासन होगा जैसे भारत सरकार का प्रशासन है, वैसे ही प्रशासन होगा। उधर जैसे चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की योजनाएं हैं, वैसे ही शेड्यूल एरिया में चपरासी से लेकर सीओ तक की योजना होती। जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों, अनुसूची 5 में धारा 5(2) में लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। लेकिन आजकल आदिवासियों की जमीन अलग अलग योजनाओं के नाम पर खरीदी जा रही है, छीनी जा रही है, और जो विरोध कर रहे हैं उनको गोली से मारा जा रहा है, उनको नक्सलवादी घोषित किया जा रहा है। चाहे बस्तर हो, कालाहांडी हो, चाहे महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो। यह अधिकार है 5(2) में। और ये जो जमीन है कोई भी नहीं खरीद सकता। इतना इंपॉर्टेंट मामला है। 5वीं अनुसूची में एक मौलिक अधिकार है कि विधानसभा और लोकसभा, क्योंकि विधानसभा जहां पर आप एमएलए चुनकर भेजते हैं, लोकसभा में जहां पर आप एमपी चुनकर भेजते हैं, वो लोगों को कानून बनाने का अधिकार होता है। विधानसभा और लोकसभा अगर कानून बनाती है और वो कानून अगर जनता के हित का नहीं है, तो वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। जो बात आपको बताई जा रही है, किसी भी राज्य में अगर आदिवासी गरीबी में जी रहा है, लाचार है, उसका शोषण हो रहा है, उसकी कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, पहचान अगर खतरे में है, तो केंद्र सरकार का आदेश है राज्य सरकारों को कि उनका संरक्षण करे, उनका संवर्धन करे, उनके लिए स्पेशल बजट एलोकेटेड करे। ये प्रावधान है विकास विकास के लिए। ये प्रावधान है। मध्य प्रदेश में एक बैगा नाम की जाति है। भारत में आपको कहीं पर भी बैगा दिखाई नहीं देगी, मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। बहुत मतलब कम समूह में वो जाति बची हुई है। तो
तो मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी नसबंदी कर दी ताकि और बयगा पैदा ना हो। संविधान कह रहा है कि आदिवासी की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, पहचान अगर खतरे में है, गरीबी में जी रहा है, लाचारी में जी रहा है, तो उनके विकास एवं कल्याण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राज्य सरकार पहल करेगी, लिखा हुआ है। जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों, ये 5वीं अनुसूची आप लोग सोच रहे होंगे, ये 5वीं अनुसूची अगर अमल में आएगी तो मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। हमें भारत सरकार के किसी भी साधन संसाधनों की जरूरत नहीं है, किसी यंत्रणा की जरूरत नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा, फिर ये संचालित कैसे होगी? तो संचालित करने के लिए साथियों ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी। जनजाति सलाहकार परिषद होगी और 2 लोगों को पावर होगा, एक जनजाति सलाहकार परिषद और उस शेड्यूल एरिया में, जो गांव शेड्यूल एरिया में आ रहे हैं, उस गांव में आदिवासी पंचायत होगी, जिसको ट्राइबल पंचायत कहते हैं। ये 2 लोगों के पास पावर होगा। ये 2 लोग वो प्रशासन चलाएंगे, जनजाति सलाहकार परिषद प्रशासन चलाएंगे। ये भारत के अधीन होगा, भारत सरकार के अधीन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी जो होती है वो एटोनॉमस होती है, स्वतंत्र होती है, भारत सरकार के अधीन होती है, लेकिन वो स्वतंत्र होती है। उसी प्रकार से ये आदिवासियों का स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस जो है वो स्वतंत्र होगा और जनजाति सलाहकार परिषद उससे चलाएगी। और गांव गांव में जो ट्राइबल पंचायत होगी उनके साथ सलाह मशवरा करके चलाई जाएगी। इतना अधिकार है। लेकिन ये 5वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं लाई। 10 राज्य में 5वीं अनुसूची घोषित की गई है। 10 राज्य में 5वीं अनुसूची घोषित की गई है। एक है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तो कहानी ही अलग है। हिमाचल प्रदेश में जो आदिवासी है, वो आदिवासी को आदिवासी का अधिकार नहीं मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब का अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने आदिवासियों के, ट्राइबल के सर्टिफिकेट लेकर वहां पर वो लोग राज कर रहे हैं। जब मैं हिमाचल प्रदेश गया था तो ये कहानी और डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध हुए। वहां के अपर कास्ट के लोग ट्राइबल के सर्टिफिकेट लेकर वहां पे नौकरी ले रहे हैं, वहां पे उद्योग कर रहे हैं, वहां पे व्यापार, जो अच्छा है वो कर रहे हैं। और जो मूल के जो आदिवासी है हिमाचल के, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये 10 राज्य में अनुसूची 5 साथियों घोषित है। और ये 10 राज्य में अगर हिमाचल प्रदेश अगर छोड़ दिया जाए तो 9 राज्य मध्य भारत के हैं। 9 राज्य जो है मध्य भारत के हैं, जहां पे बड़े पैमाने पर खनिज संपत्ति है, बड़े पैमाने पर। इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है 5वीं अनुसूची। और ये 5वीं अनुसूची को प्रभावित करने के लिए साथियों 1996 में पेशा एक्ट लाया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। और पंचायत एक्ट में, मतलब पेशा एक्ट में, ग्राम सभा को पावर दिया,
5वीं अनुसूची में ट्राइबल पंचायत को पावर दिया, जनजाति सलाहकार परिषद को पावर दिया। ये बातें साइमल्टेनियसली समझना बहुत जरूरी है। पेसा एक्ट ये गांव देहात पर लागू है। 100% रिजर्वेशन है पेसा एक्ट में, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। तो गांव देहात में कौन सा आईएएस आईपीएस तैयार होता है? चपरासी होता है, क्लर्क होता है, टीचर होता है। ये क्या प्लानिंग कमीशन के लोग हैं क्या? पेशा में 100% रिजर्वेशन ट्राइब को अमल में नहीं है, लेकिन दिया 100%, हमारे लोग खुश हो जाते। इसलिए मैं हर बार कहता हूं पेशा एक्ट जो है वो हाथी की पूंछ है, पूरा हाथी 5वीं अनुसूची है। ग्राम सभा को पावर दिया। अब मध्य प्रदेश में जो जल परियोजना के अंतर्गत जो 8 पंचायत और 1250 एकड़ जो जमीन जा रही है, वो 8 पंचायत की जो ग्राम सभाएं हैं वो विरोध में है, लिखकर दे रहे हैं कि ये जल परियोजना हमको नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की पानी की कमी नहीं है। फिर भी ग्राम सभा के पत्र को वो लोग मान नहीं रहे हैं। साथियों, अगर 5वीं अनुसूची अगर हम लोगों को अमल में लानी है तो क्या करना होगा? तो 5वीं अनुसूची अमल में लानी है तो क्या करना होगा, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब 2009 में साथियों जब चुनाव था लोकसभा का, तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि हम रिजर्वेशन को 100% अमल करेंगे, और अमल करने के लिए हम लोग साथियों रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाएंगे, ऐसा कांग्रेस ने प्रचार किया। तो एससी एसटी के लोगों ने कांग्रेस के समर्थन में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकार बनी 2009 में। अमल में नहीं किया कांग्रेस ने, रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बनाया। अगर 5वीं अनुसूची अगर हमें लागू करना है, ये धारा 244(1) में है, किसी भी धारा को अगर अमल करना है तो उसके लिए पहले एक्ट बनाना पड़ता है। और ये एक्ट कौन बनाते हैं? तो ये एक्ट विधानसभा और लोकसभा में बनाया जाता है। कानून बनाने का अधिकार उनके पास है। जिनको आप लोग चुन कर देते हो वो अनपढ़ भी होगा तो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कानून बनाने का अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इतना महत्वपूर्ण अधिकार दिया। जो बातें आपको बताई जा रही इतनी गंभीर बातें हैं। तो अगर 5वीं अनुसूची अगर हम लोगों को अमल में लानी है तो ये 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए, अमल में लाने के लिए साथियों हमें शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 इंप्लीमेंटेशन एक्ट की लड़ाई लड़नी होगी। ये राष्ट्रीय आदिवासी शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति जो बनाई गई, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारे विरोधक है, सोशल मीडिया में अनपढ़ कुछ भी लिख रहे हैं, उनको समझ में आएगा तभी तो सही लिखेंगे। कुछ भी लिख रहे हैं। जो हमारे विरोधक है, जिनका काम ही है विरोध करना, जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ उनको ही आर्टिकल 19 का अधिकार दिया है और बाकी के प्रजाजनों को दिया ही नहीं है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही इतनी गंभीर बातें, ये आर्टिकल 19 का जो अधिकार है ये सभी प्रजाजनों का अधिकार है। एससी एसटी ओबीसी रिजेंटी डीएनटी माइनॉरिटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको है। तो कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, जब राष्ट्रीय आदिवासी शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का जब बैनर वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए, वो कमेंट्स में पढ़ा तब मुझे जानकारी मिली कि शायद इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये शेड्यूल एरिया समिति क्यों बनाई गई। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति नॉन एम्प्लॉय लोगों की संघर्ष समिति नहीं है। ये नॉन एम्प्लॉय लोगों की संघर्ष समिति नहीं है।
ये शेड्यूल एरिया का मामला एम्प्लॉय लोगों की संघर्ष समिति है। इस समिति में एम्प्लॉय लोग पदाधिकारी रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैटर है, ये लड़ झगड़ने का मैटर है, ये शेड्यूल एरिया बचाने का मैटर है। इसमें जो वर्तमान में हमारे शेड्यूल ट्राइब के आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, वो भी पदाधिकारी होंगे। जो रिटायर्ड है वो भी पदाधिकारी होंगे। जो कर्मचारी है वो भी पदाधिकारी होंगे। और जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो भी पदाधिकारी होंगे। ये शेड्यूल एरिया जो है ये हम समस्त आदिवासियों का मामला है, लेकिन ये समिति जो है ये समिति एम्प्लॉय लोगों की समिति है। जैसे जनजाति सलाहकार परिषद है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, उसी प्रकार से ये शेड्यूल एरिया अमल करने वाली कमेटी है। ये रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट है। सरकार इसको मान्यता दे या ना दे, भारतीय कर्मचारी संघ, भारतीय स्वाभिमानी संघ ने इसको मान्यता दे दी है। और हम जानते हैं शेड्यूल एरिया आने वाले दिनों में कैसे अमल में लाना है, उसके बारे में भी विस्तार से। अभी समय भी बहुत कम है, आगे भविष्य में जहां पर भी कार्यक्रम लगेंगे हम विस्तार पूर्वक इस पर हम लोग कॉन्फ्रेंस चलाने वाले हैं, सेमिनार चलाने वाले हैं और विस्तार पूर्वक लोगों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और आज बिरसा मुंडा जी का जो शहादत दिन है, इस अवसर पर बताना चाहता हूं, 2.5-3 साल जो हमने रिसर्च किया, जो पढ़ाई की, जो संशोधन किया, नवंबर दिसंबर माह में कम से कम अनुसूची 5 के 10 राज्य की 10 किताबें प्रकाशित होने वाली है। उसका काम शुरू हो चुका है। हर राज्य की किताब प्रकाशित होंगे और पूरा डिटेल्स में उसमें हम सारी जानकारी देने वाले हैं। और अनुसूची 6 में जो 4 राज्य आते हैं उनकी भी किताबें प्रकाशित होंगे। ऐसे करीबन 14-15 किताबें प्रकाशित होगी ये नवंबर दिसंबर तक। उसका काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है ताकि हमारे लोगों को जानकारी प्रोवाइड हो, हमारे लोगों तक जानकारी जाए। तो साथियों, ये अनुसूची 5 जो है अमल में अगर लाना है तो हम लोगों को साथियों शेड्यूल 5th एंड 6 इंप्लीमेंटेशन एक्ट हम लोगों को साथियों लाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा तो ओल साहब ने बताया, बहुत सही तरीका उन्होंने बताया कि 25,000 संगठन है आदिवासियों में। हमारे एमपी एमएलए है वो किस पार्टी में काम करते उससे हमें लेन देन नहीं है। अगर उनको समाज की चिंता नहीं है तो आने वाले दिनों में उनको भी समाज सबक सिखाएगा। बुद्धिजीवी है, कर्मचारी अधिकारी है, उन सबको हम लोग बताएंगे, सबको मिलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। ये इतना गंभीर मामला है साथियों। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है कि जब इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने 5वीं अनुसूची में दिया, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दिया, राजा बनने का अधिकार दिया, मालिक बनने का अधिकार दिया, मतलब शासक बनने का अधिकार दिया, जो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है, शासक बनने का जब अधिकार 5वीं अनुसूची में दिया तो उस 5वीं अनुसूची को हाइड करने के लिए पेशा एक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। पेशा एक्ट हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। हम लोग राजा बनेंगे तो 5वीं अनुसूची से बनेंगे, इसीलिए हम लोगों को शेड्यूल एरिया में काम करना जरूरी है। 86 जिले, वो 86 जिले भी हम लोगों ने स्पॉटिंग की है और 86 जिलों में से करीबन 40-45 जिलों में तो ऑलरेडी हमारा काम है। साथियों, जो बात आप लोगों को बताई जा रही, अब बाबा साहब आंबेडकर के सामने संकट खड़ा हुआ कि अगर भारत सरकार से 1 रुपया मांगेंगे नहीं, भारत सरकार से कोई साधन और संसाधन लेंगे नहीं, तो आदिवासी अपना राज कैसे चलाएंगे। समस्या खड़ी हुई।
कैसे चलाएंगे? तो फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया, और 6वीं अनुसूची में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा सेल्फ ओनरशिप, मालकियत का अधिकार दिया। बाबा साहब आम्बेडकर जिस जाति में, जिस कौम में पैदा हुए, उनको मालिक नहीं बनाया, आदिवासियों को मालिक बनाया। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग जो है, जो संगठन चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, और बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासी शब्द नहीं लिखा, इस वजह से हमारा सत्यानाश हुआ। ऐसी गलत गलत भ्रांतियां साथियों वो फैलाते रहते हैं। जो बातें आपको बताई जा रही, और वो कोशिश करते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासी शब्द लिखने के लिए कहा था, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा नहीं, ऐसा वो प्रचार करते हैं ताकि बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा से आदिवासी समाज के लोग ना जुड़े। जो बातें आपको बताई जा रही है, ऐसा क्यों प्रचार करते हैं? अगर हमारे लोग बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ने लगे तो उनके विचारों से जुड़ेंगे। बाबा साहब की विचारधारा परिवर्तनवादी विचारधारा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो हमारे लोग संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के जागरूक हो जाएंगे, संविधान के जागरूक हो जाएंगे। और ऐसा सिस्टम होना नहीं देना चाहता दुश्मन, देना होने नहीं देना चाहता। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के अभी कुछ वॉल्यूम्स प्रकाशित हुए, अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो वॉल्यूम खरीदने के लिए, जो नए प्रकाशित हुए वो लोगों को मिल नहीं रहे। क्यों? गवर्नमेंट प्रेस से जैसे वॉल्यूम प्रकाशित होता है तो दुश्मन पहले ही बुक कर लेता है, दुश्मन ही बुक कर लेता है और खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो क्या करता है वो उसका मैटर है, लेकिन वो क्यों खरीदते, क्यों बुक करते? ताकि बाबा साहब आम्बेडकर के विचार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के पास ना जाए। जो बातें आपको बताई जा रही, इतना गंभीर मामला है। तो यही ये प्रचार है, और खास करके ये प्रचार आरएसएस के द्वारा किया जाता है। और जो आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संगठन आदिवासियों के जो कार्यरत है, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग, वो संगठन ऐसा प्रचार करते हैं, ये गलत बात है। हमने एक किताब लिखी एनआरसी की, उस एनआरसी के किताब में हमने ये सारी बातें क्लियर कर दी, ये सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर दी एनआरसी के किताब में। क्योंकि साथियों हमारे लोग जो हैं, संविधान निर्माण होते वक्त जब डिस्कशन हुआ, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन कहते हैं, हमारे लोग पढ़े ही नहीं है कि जो भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान अगर समझना है तो संविधान समझने के पहले हम लोगों को संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन है वो समझना जरूरी है कि आर्टिकल 1 क्यों बनाई गई, फिर इस पर कौन से व्यक्ति ने क्या बात रखी, वो सारा डिबेट्स एंड डिस्कशन में रखा हुआ है। और आदिवासी शब्द जयपाल सिंह मुंडा ने जब कहा था, उसके संदर्भ में भी डिबेट्स एंड डिस्कशन वहां पर हुआ, वो भी बात वहां पर लिखी हुई है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात क्लियर की, जो कमिटी बनाई गई थी जनजाति की, उस कमिटी में कोई नाम दिया ही नहीं। और आदिवासी ये शब्द जो है ये सर्वसामान्य शब्द है, समाज प्रचलित शब्द है। जैसे किसान शब्द समाज प्रचलित है, किसान नाम की कोई जाति नहीं है, उसी प्रकार से आदिवासी नाम की कोई जाति नहीं है, ये समाज प्रचलित शब्द है। इसका कानूनन डी जुरे नहीं है, डी जुरे ये इटैलिक शब्द है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है कि इसका कानूनन
कोई मतलब नहीं। जो बात आपको बताई जा रही है, ये वो किताब है जिसकी जो किताब हमने लिखी। इस किताब में सारा वो संभाषण जो है, वो सारा संभाषण यहां पर लिखा हुआ है उस किताब में कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो बात कही थी, उस बात को लेकर ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में लिखा हुआ है। एक दिसंबर 1948 में चर्चा शुरू हुई आदिवासी शब्द को लेकर, और 2 दिसंबर 1948 में बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको क्लियर किया दूसरे ही दिन। और जयपाल सिंह मुंडा जी क्लियर हुए, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा जी पढ़े लिखे थे, जानकार थे, विदेशी शिक्षा पढ़े हुए थे। और बाबा साहब भी विदेशी शिक्षा पढ़े हुए थे, तो दोनों की मुलाकात विदेश में हुई होगी, चर्चा भी हुई होगी। तो जयपाल सिंह मुंडा जी संतुष्ट हुए जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बातें बताई कि टोटम जाति में कन्वर्ट हो चुका है, अब जातियों को अधिकार देना है तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और शेड्यूल बनाकर अधिकार देना पड़ेगा। जो बातें आपको बताई जा रही, अभी के जो लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो लोग प्रचार करते हैं कि बाबा साहब ने आदिवासी शब्द नहीं लिखा। तो मेरा कहना है, तो जयपाल सिंह मुंडा जी 70 के दशक तक जीवित थे, फिर जयपाल सिंह मुंडा जी ने यह बात क्यों नहीं उठाई बाद में, बाबा साहब जाने के बाद? इसका मतलब जयपाल सिंह मुंडा जी संतुष्ट थे, उनका कोई सवाल ही नहीं था, 2 दिसंबर को कोई सवाल ही नहीं था। चलो, अभी 47 सांसद और 450 के आसपास एमएलए है, उनको किसने रोका है आदिवासी शब्द लिखने के लिए? वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो क्यों प्रस्ताव नहीं पारित कर रहे हैं? अभी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, अभी तो आदिवासी राष्ट्रपति है। लेकिन साथियों, वो समाज में ऐसा प्रचार करते हैं ताकि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से आदिवासी ना जुड़े। यही उसके पीछे का बहुत बड़ा मकसद है। अगर जुड़ेगा तो परिवर्तनवादी विचारधारा से आदिवासी जुड़ जाएगा और मुख्य धारा में आ जाएगा, जो हजारों सालों से मुख्य धारा में नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने संकट खड़ा हुआ कि स्वायत्त शासन अगर आदिवासियों को निर्माण करना है तो फिर ये कैसे निर्माण करेंगे? अगर भारत सरकार से 1 रुपया अगर नहीं मांगना है तो ये कैसे निर्माण करेंगे? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची का अधिकार दिया, सेल्फ ओनरशिप का अधिकार दिया, मालिक का अधिकार दिया। और वो मालिकियत अधिकार कौन सा था? पहली लाइन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। अब पैसा कहां से आएगा? अगर रुपया भारत सरकार से नहीं मांगना है तो पैसा कहां से आएगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। आर्टिकल 244(2) में जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उस क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है, सोने है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नेट, प्रोटेनियम, यूरेनियम। फ्लाइट में जो यूरेनियम जाता है आदिवासी क्षेत्र से जाता है, लेकिन आदिवासियों को फ्लाइट में बैठने का कोई मौका अधिकार नहीं है, सिर्फ दूर से ही देखते रहते हैं। यूरेनियम हमारी ओर से चला जाता है। 89 प्रकार के धातु है, और 18 साल पहले का आंकड़ा है 11,000 लाख करोड़, अभी का आंकड़ा है 86,000 लाख करोड़ इस धातु की कीमत है। सैटेलाइट से उन्होंने जो सर्वे किया भारत सरकार ने, तो 89 प्रकार के धातु मिले। अकेला झारखंड में 44 प्रकार के धातु है, 44 प्रकार के धातु है। अकेला झारखंड ही पूरे भारत को चला सकता है, इतना संपन्न झारखंड है। लेकिन वहां के आदिवासियों की परिस्थिति क्या है? महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर जिला है, वो चंद्रपुर जिला कोयला खदान है, कोयला है बड़े पैमाने पर, जहां पर महाऔष्णिक
विद्युत केंद्र चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई रॉयल्टी आदिवासियों को नहीं मिल रही है। झारखंड में किसी भी प्रकार की कोई रॉयल्टी आदिवासियों को नहीं मिल रही है। मध्य भारत में जितने राज्य है, उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई रॉयल्टी आदिवासियों को नहीं मिल रही है साथियों। और उस मध्य भारत में ज्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी ने उत्तर भारत दे दिया होगा, दक्षिण भारत दे दिया होगा, ले लो भाई, लेकिन मध्य भारत के ऊपर बीजेपी ने अपना नियंत्रण रखा। और 27,000 जो कंपनियां भारत में आ रही है, टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, वो सारी जो साथियों वो खनिज संपत्ति लूटने वाले। इसलिए तो आदिवासियों का पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन कर रहे हैं, जल परियोजना के नाम पर विस्थापन कर रहे हैं, बाघ प्रकल्प के नाम पर विस्थापन कर रहे हैं। मतलब टाइगर की चिंता है, ट्राइबल की उनको चिंता नहीं है। गेंडा प्रकल्प के नाम पर उनको विस्थापित किया जा रहा है। मतलब शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया बनाया जा रहा है। जब शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। ये बातें समझना जरूरी है। और ये 89 प्रकार के जो धातु है, वो धातु किसी राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं निकाल सकता। इतना पावर है हमारे पास, वो निकाल नहीं सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं निकाल सकता, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भारत का नहीं निकाल सकता। अगर उनको निकालना है तो दो लोगों की परमिशन लेनी होगी, एक ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी और दूसरा ट्राइबल पंचायत। अगर ये दो लोगों ने परमिशन दी तो सरकार धातु निकाल सकती है, लेकिन उसकी रॉयल्टी जो है सरकार को देनी होगी। और वो रॉयल्टी कहां पर जमा होगी? तो भारत सरकार के रिजर्व बैंक में जमा नहीं होगी, तो वो रॉयल्टी आदिवासियों की एक स्वतंत्र बैंक होगी, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। उस बैंक में वो रॉयल्टी जमा होगी, और उस रॉयल्टी के आधार पर फिर आदिवासी शिक्षा का निर्माण करेगा, रोजगार का निर्माण करेगा, कृषि का निर्माण करेगा, स्वास्थ्य विभाग खोलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट आदिवासी निर्माण करेगा। शेड्यूल एरिया में और एक मौलिक अधिकार बताता हूं, शेड्यूल एरिया में साथियों कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। अगर उनको प्रोडक्ट बेचना है तो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटी, एक है ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी जो स्टेट सेंट्रल की होगी, और एक है डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटी, जिला सलाहकार परिषद और ट्राइबल पंचायत जो गांव में होगा, वो दो लोगों को परमिशन लेनी होगी। अगर उन्होंने परमिशन दी तो उस कंपनी के ऊपर टैक्स लगा सकती है, और वो टैक्स भी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगा। और उसके बाद में साथियों उस आधार पर आदिवासी अपना स्वायत्त शासन साथियों निर्माण कर सकते हैं। और इतना बड़ा मौलिक अधिकार साथियों दिया है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है साथियों, वो परिस्थिति हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आज की वर्तमान की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि संविधान में अधिकार है, लेकिन अमल में नहीं है। इतना सत्यानाश कर दिया। मतलब साथियों 1990 में जो एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उससे शिक्षा महंगी हो गई, नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट सेक्शन, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर निर्माण हो रहे। 2005 में सेज लाया, सेज के माध्यम से जमीनी खत्म हो रही है। 2005 में एसीटी लाया, स्पेशल इकोनॉमिकल टाउनशिप, वो खत्म किया जा रहा है। 2005 में ही एसीएम लाया, स्पेशल इकोनॉमिकल माइनिंग एरिया, वो खत्म किया जा रहा है। जो बात बताई जा रही साथियों, 2013 में भूमि अधिग्रहण लाया, बीजेपी ने 14 में लागू किया, उस अंतर्गत आदिवासियों की जमीनी जो है छीनी जा रही है। 2016 में साथियों एक कानून लाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके द्वारा आदिवासियों का कस्टमरी लॉ जो है वो खत्म किया जा रहा है। आर्टिकल 342 में आदिवासियों को अधिकार कैसे मिले? जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, उन लोगों को उनकी सूची बनाई गई। करीबन 806 जातियां उस सूची में आती है, उनको आदिवासी कहा गया, शेड्यूल ट्राइब कहा गया। ये हमारी पहचान ही खत्म करने के लिए
2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, उसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में गए। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा। पिटिशनर मैं ही हूं, वो अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। जो बातें आपको बताई जा रही है साथियों, 2019 में इतना खतरनाक कानून लाया एनआरसी, इतना खतरनाक कानून है ये कि एनआरसी में आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपका पैन कार्ड नहीं चलेगा, आपका वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आपका राशन कार्ड नहीं चलेगा, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपका डोमिसाइल नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा सर्टिफिकेट। आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, ये अगर आपको साबित करना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अब 1950 के पहले हमारे लोगों के पास कहां से जन्म प्रमाण पत्र रहेगा? जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अब मेरा जन्म प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो मैं भारत का नागरिक, लेकिन मेरे मां का जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं तो वो भारत की नागरिक नहीं होगी। अगर मेरा दादा जिंदा होगा तो उसके पास तो है ही नहीं तो वो भारत की नागरिक नहीं होगी। ये नागरिकता साबित करने का कानून उन्होंने लाया। किसने लाया? जो खुद विदेशी लोग हैं, हजारों सालों से इस देश पर वो राज कर रहे हैं, उन्होंने वो कानून लाया। जो विदेशी है उन्होंने कानून लाया और हम मूल निवासी लोगों को कह रहे हैं नागरिकता साबित करो। उसमें 4 चीजें होने वाली है। पहली चीज, आपसे जानकारी लेंगे, आपसे जानकारी लेंगे ओरली, आप जानकारी देंगे। जानकारी देने के बाद वो जानकारी तहसील जिला पर जमा होगी। फिर वहां पे 2 विभाजन किया जाएगा। कौन सा 2 विभाजन? जानकारी के आधार पर जो भारत के नागरिक दिखाई दे रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनेगी और जानकारी के आधार पर जो भारत के नागरिक साबित नहीं हो रहे हैं उनकी दूसरी लिस्ट बनेगी। पहला है जानकारी। और जो भारत के नागरिक साबित नहीं हो रहे हैं उसको साथियों सरकार लीगल नोटिस भेजेगा और कहेगा कि आपके जानकारी के आधार पर आप भारत के नागरिक साबित नहीं हो रहे हो, कृपा करके आप जानकारी दस्तावेज साबित करो। तो हमारे लोगों के पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो हमारे लोग दस्तावेज साबित नहीं कर पाएंगे, उस लीगल नोटिस का ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो तीसरा हथकंडा वो अपनाएंगे, उसका नाम है फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप किस देश के नागरिक हो साबित करो। पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, भूटान के हो, चाइना के हो, जापान के हो, कहां के हो साबित करो। अरे भाई, भारत का ही डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर पा रहे हैं तो विदेश का कहां से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? तो चौथा उन्होंने हथकंडा लाया एनआरसी में, डिटेंशन कैंप। जो लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। साथियों, असम में 6 डिटेंशन कैंप बनाए थे, उसी प्रकार से डिटेंशन कैंप बनाए जाएंगे शहर से 30-40 किलोमीटर दूरी पर और वहां रखा जाएगा। मतलब जो आदिवासी इस देश के मूल निवासी है वो आदिवासियों को अब नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और कौन करवा रहा है? जो विदेशी है वो करवा रहा है, डीएनए के आधार पर विदेशी है वो करवा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कस्टमरी लॉ खत्म हो रहा है और एनआरसी से हमारी नागरिकता खत्म हो रही है। इतने खतरनाक कानून लाए 2023 में उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम लाया। मतलब जंगलों का संरक्षण जो आदिवासी मूलतः करते आ रहे हैं, उन्होंने कानून बनाया वन संरक्षण अधिनियम, लेकिन उस जंगलों में आदिवासियों को जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। साथियों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरी में एक ही मुद्दा बताकर मेरी बात यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके साथियों 4 कारण है। पहला कारण,
कि इस देश का शासक जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं है, मूल निवासी लोग नहीं है। इस देश का शासक 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण है। 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों की 5 राजनीतिक पार्टियां है। देश चलाने की जो यंत्रणा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम, ये पांचों भी यंत्रणा के ऊपर 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों का कब्जा है, विदेशी व्यक्ति का कब्जा है। वो हमारे वंश के लोग नहीं है, इसीलिए हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये नंबर 1 कारण है। नंबर 2, जिनको आप अपना प्रतिनिधि मानते हैं वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। जो एमएलए एमपी है, 47 सांसद, 450 विधायक, आदिवासियों के, जिनको आप अपना प्रतिनिधि मानते हो, अपने जाति का मानते हो, अपने समाज का मानते हो, वो हमारा नहीं है, वो पार्टी और हाईकमांड का गुलाम है। जो ओल साहब ने बताया कि पुना पैक्ट की वजह से, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात कही कि पुना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में जो एजेंट पैदा हुए, जो दलाल पैदा हुए, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी और हाईकमांड के प्रतिनिधि है। ये हमारी दूसरी समस्या है। अगर हमें लड़ झगड़ने वाला प्रतिनिधि चुनकर भेजना होगा, रियल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों को भेजना होगा, और वो हम करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन वर्तमान में जिनको आप अपने प्रतिनिधि मानते हो वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? तो साथियों, 3.5% अल्पसंख्यक लोग जो है 2 षड्यंत्र इस देश में करते हैं। एक है विभाजन और दूसरा है अज्ञानता। विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, और अज्ञानता से उनका षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था में किया, हमको शूद्र अति शूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था में 6743 जातियां बनाई। तीसरा विभाजन स्त्री दासता, महिलाओं को गुलाम बनाया। चौथा विभाजन आदिवासियों का अलगीकरण, हजारों साल से जंगल की ओर खदेड़ दिया। जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, सिविलाइजेशन, दूरसंचार साधनों से दूर रहा। तो ये विभाजन उनका हथियार है, जिस वजह से आदिवासियों में इतना सेग्रीगेशन हुआ, आदिवासियों में इतना सेग्रीगेशन हुआ कि आज शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। साथियों, आखिरी जो कारण है वो कारण हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आखिरी कारण क्या है कि आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं है। ये समस्या किसी जिला या गांव की नहीं है, ये समस्या राष्ट्रव्यापी है। अगर राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान करना है तो हमें राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन से राष्ट्रव्यापी शक्ति का निर्माण होगा, संगठित शक्ति का निर्माण होगा, जनशक्ति का निर्माण होगा, जन संगठन निर्माण होगा, और उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम हमारी समस्या का समाधान करने के लिए साथियों कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, आइसोलेशन में रहकर अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जाता है, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर मारा जाता है, सिखों को उग्रवाद के नाम पर मारा जाता है, शेड्यूल कास्ट को दलित के नाम पर मारा जाता है, ओबीसी को जातिवाद के नाम पर मारा जाता है। पिटाई हमारी हो रही है, अलग अलग तरीके से पिटाई हो रही है, अलग अलग नामों से पिटाई हो रही, पिटाई हो ही रही है। इसलिए भारत के तमाम आदिवासियों से हमारा अनुरोध है कि साथियों, हम लोगों को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी होगी। आदिवासियों की जो समस्या है वही शेड्यूल कास्ट की है, जो शेड्यूल कास्ट की समस्या है वही ओबीसी की है। जैसे उदाहरण के लिए, रिजर्वेशन अगर खत्म होगा तो आदिवासी का खत्म होगा और एससी ओबीसी माइनॉरिटी का जीवित रहेगा क्या? बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो आदिवासी में है और बाकी के लोगों में नहीं है क्या? अन्य अत्याचार आदिवासी में हो रहा है और बाकी के लोगों में नहीं हो रहा है क्या? नौकरियां खत्म हो रही, आदिवासी की हो रही है और बाकी के लोगों की नहीं हो रही। चलो शेड्यूल एरिया का उदाहरण बताता हूं। अगर शेड्यूल एरिया खत्म किया जा रहा है
तो सिर्फ आदिवासी थोड़ी विस्थापित हो रहा है, वहां पे शेड्यूल कास्ट के भी लोग रहते, ओबीसी के भी लोग रहते, माइनॉरिटी के भी लोग रहते, वो भी लोग विस्थापित होंगे। तो ये समस्या सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, ये समस्या हम समस्त मूल्यवान बहुजन समाज की है। अगर हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि समस्या उन्हीं लोगों की होती है जो लोग गुलाम होते हैं। अगर गुलामी हमारी समस्या है तो आजादी हमारा सबसे बड़ा समाधान है। इस देश में हम लोगों को मिलजुल कर आजादी का आंदोलन चलाना होगा, एक ताकत का निर्माण करना होगा, एक शक्ति का निर्माण करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप लोगों ने साथ सहयोग देना चाहिए। और जो ऑल साहब ने जो बातें बताई, आपने जो बातें बताई, उस पर हम लोग 100% अमल करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भारत में जो 25,000 जो संगठन कार्यरत है आदिवासियों के, उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनको इकट्ठा लाने के लिए हमारी पहल शुरू हो चुकी है। और उसके लिए हमने एसीसी नाम का एक ग्रुप बनाया है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया है, एबोरिजिनल कोऑर्डिनेशन कमिटी, एसीसी ऐसा बनाया है। और पिछले 3 माह से इस पर काम चल रहा है, और इसमें बहुत सारे संगठन अभी तक जुड़ चुके हैं। लेकिन ये मामले को हम लोग आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर सामने लाने वाले हैं, अभी उसका काम चल रहा है। तो मैं इतनी ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें आइसोलेशन में रहकर लड़ाई लड़नी नहीं है। आइसोलेशन में जो लोग लड़ते हैं, जो लोग सोचते हैं, उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो साथियों, दुश्मन ने हमारे पास अभी 2 ही ऑप्शन रखे हैं, एक तो सोशल सुसाइड करो या फिर संघर्ष करो। तो हम लोग संघर्ष करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग बिरसा मुंडा की औलादे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ने के बजाय हम लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसा करने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल्यवासी, जय नागवंशी।